हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खाकान नजीब, इकोनॉमिस्ट हैं और साबिक एडवाइजर हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने कहा था कि ये बोल्ड बजट होगा जिसमें बोल्ड मेजर्स लिए जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि ये बजट क्या डायरेक्शन दे सकता है? जो नॉर्मल एक फ्रेमवर्क होता है उसी के अंदर रहते हुए आईएमएफ बजट होगा, या कोई पैराडाइम शिफ्ट और कोई मेजर पॉलिसी चेंजेस इस बजट में आपको नजर आ रही हैं? देखिए, एक तो बात ये कि आईएमएफ का जो एनवलप है वो तो बिल्कुल क्लियर है। 5.1% का फिस्कल डेफिसिट, यानी कि जो हुकूमत ने कमाना है और खर्च करना है उसमें से जो डेफिसिट आना है वो 5.1% या तकरीबन 6,500 अरब का है। और जो प्राइमरी है वो सरप्लस में आना है, जिसका मतलब है अगर इसमें से डेट सर्विसिंग निकाल दूं तो जो आपके पास पैसे बचे हैं वो सरप्लस में होने चाहिए, वो 1.6% होने चाहिए। अब द रेस्ट ऑफ द बजट, एंड शहजाद, आई हैव डन द 13-16 प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान, largely becomes open to you how you want to proceed. अब इस वक्त तो जो साउंड इकोनॉमिक थॉट है, आई थिंक वो प्रिवेल करनी चाहिए आईएमएफ की पास भी और पाकिस्तान के पास भी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम एक हेविली टैक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रखें, एक हेविली टैक्स्ड सैलरीड स्ट्रक्चर रखें, एक हेविली टैक्स्ड नॉन सैलरीड स्ट्रक्चर रखें। ये तब तक तो ठीक था जब फंड में जाना था, हमें एक 40% का जंप करना था एफपीआर में, एफपीआर ने 28% का जंप कर दिया। दैट इज रीजनेबल इनफ। बट अब वक्त ये है कि जो टेल विंड्स हैं, बोथ द फंड एंड द अथॉरिटीज हैव टू अंडरस्टैंड, राइट, देयर आर, दिस अपॉर्चुनिटी कैन नॉट बी मिस्ड। क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास? आप एक मैक्रो स्टेबिलिटी से आ रहे हैं, पॉलिसी रेट नीचे है, कुछ एनर्जी प्राइसेस संभल गई हैं, मैक्रो स्टेबिलिटी ओवरऑल स्ट्रेंथ में है इस वक्त पाकिस्तान में। अब उसका बेनिफिट उठाते हुए अगर आप आज अपने पहले इस बजट को अप्रोच करें, इन तीन चीजों के लिए अगर पैसे निकालने हैं तो कहां से निकालने चाहिए? शहजाद, देखें, क्या आईएमएफ मुझे ये कहेगा कि मैं पाकिस्तान की जो एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट है उसमें जो फेडरल के 43 डिविजन्स हैं उसमें से 17 नीचे दे चुका हूं, उनका खर्चा जो है वो बंद कर दूं? क्या मुझे आईएमएफ ये कहेगा कि मैं ये काम ना करूं? नंबर वन। नंबर टू, वो मुझे मुझे ये कहेगा कि नेशनल फिस्कल पैक्ट हुआ, 715 अरब रुपए का नेक्स्ट ईयर का आपका बीआईएसपी का प्रोग्राम है, प्रोविंसेस को शेयर करना चाहिए, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। तो क्या मुझे फंड ये कहेगा कि ये काम ना करूं? 1400 अरब के करीब सब्सिडी देने जा रहे हैं। आज तक सब्सिडी इस पे है कि शहजाद भाई 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, मैं 10 रुपए की बिजली देना चाहता हूं, बिजली को भी डिस्टॉर्ट करता हूं, गैस प्राइसेस को डिस्टॉर्ट करता हूं। निकल जाएं इस चीज से। आप डायरेक्ट सब्सिडी रिजीम 10.5 मिलियन का हमारे पास डेटा है, कहां है इनकम सपोर्ट में? क्या आईएमएफ मुझे रोकेगा? क्या आईएमएफ मुझे ये कहेगा कि आपका पॉलिसी रेट बहुत अच्छा नीचे आ गया है, अब आप अपने डेट की थोड़ी सी डोमेस्टिक रीप्रोफाइलिंग अगर कर लें तो आपको ये जो 9,800 से अगले साल 8,600 की पेमेंट, 1,200 अरब का जहां पे बेनिफिट आ रहा है, ये 400-500 और आ सकता है। क्या मुझे वो ये कहेगा कि मैं मोनेटाइज ना करूं पर्क्स और प्रिविलेजेस जो इस वक्त अप्लाई करते हैं? क्या वो मुझे कहेगा कि टीएसए, जिसको ट्रेजरी सिंगल अकाउंट कहते हैं, हमने ये बनाया था, इसकी फुल ऑप्टिमाइजेशन ना करूं? मुझे कोई बता दे कि इनमें से कौन सी चीज है जो आईएमएफ से मुतरादिफ है। हुकूमत ने इससे आगे जाके भी काम किया है। वो कह रही है हमने पीएनडी डिपार्टमेंट बंद, पीडब्ल्यूडी बंद किया, वो कह रही है हमने यूएससी बंद किया, 1.5 लाख नौकरियां जो हैं कम की, हमने कुछ मर्जर्स किए हैं। सो उनकी एक क्वांटिफाइड जो एक्सपेंडिचर साइड है ना, जो मैंने अभी आपके सामने रिफॉर्म रखा है, जी। वो सामने दिखाई देना चाहिए। एक आखिरी बात इस पे है, मेरे ख्याल है 500-600 अरब इसमें से जो आप अमाउंट तो ज्यादा बचा सकते हैं, जो बचाएंगे, और हो सकता है आप डेवलपमेंट पे भी 1,000 की बजाय 200 कम खर्च करें, तो वो आपको थोड़ा सा डिफेंस को 2152 अरब खर्च होगा इस साल, मेरे ख्याल है अगले साल 2700 अरब तक ले जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और एक दूसरी बात, अब आप ग्रोथ करना चाहते हैं ना, अब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है। अब आप बजट में मुझे बताइए कि आप गुड फॉर ग्रोथ बजट कैसे दे सकते हैं? आपके ही अखबार में आज मैंने एक पूरा खाका दिया है कि व्हाट इज अ गुड फॉर ग्रोथ बजट, फॉर्मलाइजिंग द इकोनॉमी। और इस पे सिर्फ एक बात कर लूं, देन यू कैन आस्क, दिस इज रियली रियली, आज तक मैंने ये किया है कि शहजाद नॉन रजिस्टर्ड है, उस पर 4% एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, फिर 2.5% एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, ये 6.5% देना मैंने ही है एज अ कंज्यूमर। आज जरा थॉट प्रोसेस चेंज कर लेते हैं। मेरे पास एक रास्ट का क्यूआर कोड है, मेरे पास डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, आसान अकाउंट्स हैं। आज मैं ये कर दूं कि अगर शहजाद भाई
ये इस्तेमाल करेंगे तो जीएसटी 18 नहीं 10% होगा। तो ये जो 9400 अरब रुपया कैश इकोनॉमी है, इसको फॉर्मलाइज करने में मदद मिलेगी। अगर मैं पेट्रोल को उल्टा सोचूं, मैं ये सोचूं कि अगर कार्ड से पेट्रोल पे करेंगे तो आपकी जो पीडीएल है उसमें 5 रुपए की छूट दे दूंगा। अब आप सोचेंगे कितने लोग कार्ड से पे करना शुरू कर देंगे? चलो 20% कर देंगे, 30% कर देंगे। सो यू वांट टू मूव इनटू अ गुड फॉर ग्रोथ, थिंक डिफरेंटली। ये जो प्यूनिटिव इकोनॉमी रन किया ना कि आई विल पनिश, get the data through withholding through non-filers, जी। it has not really worked. Now incentivize the economy to work. बिल्कुल सही। और इसीलिए हम पिछले साल भी सुन रहे थे कि नॉन फाइलर फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म करने की जरूरत है। माजी में हम विदहोल्डिंग टैक्स लगाते रहे हैं कैश ट्रांजैक्शंस वगैरह पे, उसका भी उस तरीके से फायदा नहीं हुआ है। लेकिन आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स बताए हैं कि इनफैक्ट जिन पे आपने कहा कोई आईएमएफ एतराज नहीं करेगा, आईएमएफ इनफैक्ट उस पर पुश कर रहा है। जैसे आपने नेशनल फिस्कल पैक्ट की बात की, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो बर्डन इस वक्त वफाक पे आ रहा है वो सूबे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस पर तो पुश करता रहा है आईएमएफ। लेकिन आपने एक्सपेंडिचर साइड की बात की, जरा मुझे बताइएगा ऑन द रेवेन्यू साइड। हमने पिछले साल 12,900 अरब रुपए का टारगेट रखा, सबने कहा बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, इवन दो आप 800,000 अरब रुपए के नए टैक्सेस भी लगा रहे थे। उसको हमने रिवाइज किया ड्यूरिंग द ईयर टू 12,300 बिलियन। लेकिन जो 11 माह का रिकॉर्ड है वो तो दिखाता है कि उससे भी हम बहुत पीछे हैं। वील नीड 2,000 बिलियन रुपीज इन द लास्ट मंथ टू अचीव दैट टारगेट। और अब ये कहा जा रहा है कि 14,200 अरब रुपए का शायद नया एफबीआर टारगेट हो। तो एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि ग्रोथ की तरफ जाना है, लेकिन फिर हम इकोनॉमी को जो है वो इतना स्ट्रैंगुलेट कर देंगे जिसमें आप डॉक्यूमेंटेड सेक्टर को ही पनिश करते रहेंगे, उन्हीं पे बोझ बढ़ाते रहेंगे, तो कैसे फिर ग्रोथ हमें नजर आएगी? So one, I've given you substantive savings on the expenditure side. इस 2000 अरब में से कुछ ऑटोनमस ग्रोथ आएगी। मैं अथॉरिटीज के फिगर मान लेता हूँ, आईएमएफ के फिगर मान लेता हूँ। 4.2% का ग्रोथ रेट है, 7.5% का आपके पास इन्फ्लेशन है अगले साल की, राइट? तो 11-12% ये है। तो 2000 में से 1,000-1,200 यहीं से निकल आएगा। ये इसको हम कहते हैं ऑटोनमस ग्रोथ। चीजें महंगी हुई, इनकम्स बढ़ी, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। ये तो अब मसला है वो 5 से 700 अरब का जो आपने पूरा करना है। देखिए उसके एक तो अगर आप एक्सपेंडिचर से ही निकाल लें, जो मेरे ख्याल में निकाल लेने चाहिए, कुछ एनफोर्समेंट से निकाल लें। जहां जहां आपकी इन्फोर्समेंट, आप खुद कहते हैं सेल्स टैक्स में इन्फोर्समेंट की वीकनेस है, उसको बढ़ा लें। आप खुद कहते हैं 3,400 अरब के सेल्स टैक्स रिफंड्स हैं, उसको वन टाइम निकाल लें। बट टैक्स को अब कैसे अप्रोच करना है, ये तो हो गया कि आपने हैंडल करना है। चलें, ये को जो नए टैक्सेस लगाने हैं ये कौन से लगा सकते हैं आप, दैट्स द क्वेश्चन। पहले तो आप ये करें कि टैक्सेस में कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग है, इट इज एट अबाउट 45% टैक्स रेट। लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। सो आई वाज ऑन द टेबल इन फाइनेंस एंड आई यूज्ड टू से कि 29% टैक्स है मैन्युफैक्चरिंग पे जो हम लेते थे, इसको 25% अगले 3 से 4 साल में कर देना चाहिए। ट्वाइस इन द बजट वी एग्रीड। आज ये है कि वो 29 ही है, उसके ऊपर 10% का आपको पता है एक सुपर टैक्स है, उसके ऊपर 4-5% लेबर वेलफेयर चला जाता है। सो 45% ये है। इसका एक रोड मैप 3 साल का दे दें कि इसको कम कैसे करना है, स्पेशली ऑन द सुपर टैक्स। सो यू शुड बी फॉलोइंग इन द नेक्स्ट 3 years सो दैट आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले। इसी तरह सैलरीड का जो सरचार्ज है उसको कम करें। एक काम तो मस्ट है, अगर आपने रियल रिलीफ देनी है ना लोगों को, जो 50,000 के ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं सैलरीड और नॉन सैलरीड पे, उस ब्रैकेट को 75,000 या 1 लाख कर दें। इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उनको कहें कि वो फाइल ना करें, फाइल बेशक कराएं अगर आप करवाना चाहते हैं। बट जो शहजाद खरीद सकते थे 3 साल पहले विद 50,000, वो X-Y नंबर ऑफ गुड्स हो गए हैं, वो X गुड्स नहीं है। सो बाइंग पावर को थोड़ा सा वापस लाएं। और यही नॉन सैलरीड पे आप अप्लाई करें। अब आप कहें कि आपको अगर ये सब कुछ करना है तो देन यू हैव टू पुश कि थोड़ा सा जब आप लोअर करना शुरू करेंगे बर्डन, तो आपका जो टैक्स बेस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल मतलब इसी तरह की चीज है। इसी तरह जब आप एडिशनल कस्टम ड्यूटी, आरडीज को भी थोड़ा नेशनल टैरिफ रिफॉर्म के थ्रू कम करना शुरू करेंगे तो थोड़ी सी आपकी इंपोर्ट बढ़ जाएगी। बट दैट इज ऑल राइट, इतना क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। 5-8 अरब डॉलर की अगले साल बढ़नी चाहिए। थोड़ा करंट अकाउंट का खसारा भी आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। इससे क्या मतलब है, अगर आप 1 से 2 या 3 बिलियन डॉलर का खसारा करते हैं, वो पाकिस्तान आज फाइनेंस करने के काबिल है। बट ये जो इकोनॉमी को मूव करना है फ्रॉम एन आईएसआई, नॉट दैट आईएसआई, आई मीन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रीज, टू एन इकोनॉमी जो आराम से इंपोर्ट कर रही हो और उसको यूज करते हुए एक्सपोर्ट कर रही हो। और अगर
पाकिस्तान में गाड़ियां 5 साल पुरानी जो कि अब आना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज 3 की बजाय हम 5 साल पे चले जाएंगे, ये तो फंड से एग्री हो गया हुआ है। तो क्या होगा, गाड़ियों की कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी। आपकी लोकल गाड़ी अगर सारी लोकल नहीं बिकेगी तो बाहर बिकना शुरू हो जाएगी। So if you start thinking about Pakistan's taxation framework जी in this way, नेक्स्ट ईयर दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक ये है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का प्रॉपर निफाज होना चाहिए। पाकिस्तान थिंक टैंक्स, पाइड एंड अदर्स हैव डन वर्क, और वो मैंने पढ़ी भी है। वो इसको कहीं 500 से 800 अरब पे लेकर जाते हैं। चलें आप 200-250 अरब निकाल लें इसमें से। और नहीं, दूसरी ये बात 200-250 अरब रुपए इन अ ईयर है या फिर इन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म? इन अ ईयर। वो तो कह रहे हैं कि पोटेंशियल इज 500 से 800 अरब रुपए, बट चले आप 200-250 अरब निकाल लें, अभी तो चंद अरब आते हैं। अगर जो स्कीम आपने लाए थे ऑन दी ताजिर दोस्त वो नहीं कामयाब हुई, मैं मान सकता हूं इस बात को कि नहीं हुई, आप उसको रीहैश करें एंड देन थिंक थ्रू। यार बहुत आसान बात है ना। मुझे बताइएगा खाका नजीब साहब, ये क्योंकि आप खुद रहे आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में, आपको लग रहा है कि दो चीज़ों पे सवाल है मेरा। एक तो ये कि इन्फोर्समेंट के हवाले से कहा गया था, देखिए इन्फोर्समेंट से हम अच्छा खासा टैक्स कलेक्शन अपना बेहतर कर लेंगे, उसके रिजल्ट्स आप कैसा देखते हैं? और अभी भी एक रिग्रेसिव माइंडसेट ही नजर आता है एफबीआर का, जिसमें वो फिर बात कर रहे हैं कि जो मूवेबल एसेट्स हैं उसमें सीवीटी बढ़ा दें, जो वेल्थ है उस पर आप मजीद जो है विदहोल्डिंग टैक्स या मुख्तलिफ टैक्सेस डाल दें। ये यही माइंडसेट नजर आ रहा है। ये तब्दील होगा आपको, आपके ख्याल में? देखिए ना, आजकल के जो स्कॉलर्स हैं और जो आपके थ्रू गुफ्तगू कर सकते हैं, मैं तो आज कह रहा हूं कि रिग्रेसिव या प्यूनिटिव माइंडसेट से इंसेंटिवाइजिंग माइंडसेट में जाना है। हर एक को डिजिटलाइज फॉर्म में भी लाना है और हर एक को कहना है अपनी वेल्थ खुलकर पाकिस्तान में शो करो। शो करोगे तो हम इस पे, वेल्थ टैक्स इज अ गॉन टैक्स, बट आप आज का आर्टिकल पढ़ें, उसमें मैंने और टैक्सेस मेंशन किए हैं। और ये मैंने कई दफा जब वेल्थ टैक्स हट रहा था, आई वाज नॉट इन द कंट्री, आई कॉल्ड द देन फाइनेंस टीम एंड सेड इफ यू रिमूव वेल्थ टैक्स इन पाकिस्तान दैट्स द राइट वे टू गो, बट डेथ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्सेस ये सारी दुनिया में है ना, और वो लोग कई तो बाहर से आए हुए थे। मैंने कहा आप देते हैं ना ये दोनों टैक्सेस। तीसरा, आप प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगाते हैं, पाकिस्तान में करोड़ों की प्रॉपर्टी पे हजारों में आप प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं ले रहे। जब आपने वेल्थ टैक्स को निकाला, जो कि निकाल देना चाहिए, आज भी नहीं, डेथ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स एंड कैपिटल गेन्स टैक्स, इन तीन टैक्सेस का इजरा करें। मेरा 1 करोड़ की चीज 2 करोड़ में बिकी है, जो ऊपर का करोड़ है उसको टैक्स करें प्रॉपरली। ट्रांजैक्शनल टैक्सेस से अलहदा करना है मुल्क को, और गेन्स पे वेल्थ की और इनकम की टैक्सेस लाना है। और जो आखिरी बात है, एक प्रिंसिपल लगाएं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी जितनी क्रिएट कर सकते हैं, एग्री इनकम, आपकी इनकम, कंसल्टेंसीज की इनकम, मैन्युफैक्चरिंग की इनकम, जितनी कर सकते हैं उस तरफ जाएं। आज जो हमने गुफ्तगू की है ना, इट इज अ वेरी वेरी डिफरेंट गुफ्तगू देन अ प्यूनिटिवली रिग्रेसिव टैक्सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाका नजीब हमारे साथ मौजूद थे।